क्यों प्रासंगिक लगता है, क्यों ज़रूरी लगता है कि किताब साहित्य होना चाहिए? साहित्य का तो अपना महत्व बहुत है। वो आज के ज़माने में हो या इसके पूर्व के ज़माने में। यदि पूर्व के ज़माने में साहित्य नहीं था तो उसकी कमी बहुत खलती है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगी कि बुद्धा के समय में साहित्य लिखा नहीं गया था। बुद्धा के जितने भी उपदेश हैं वो लिखे नहीं गए थे, मौखिक थे। और मौखिक होने के कारण कई वर्षों के बाद में लिखे तो हमें पता चलता है कि उसमें बहुत सारी मिलावट है। अगर व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करे तो उसमें मिलावट करने की गुंजाइश कम हो जाती है। साहित्य का एक ये महत्व तो है। और सालों साल ये लिखित साहित्य भी अलग अलग तरीके से महफूज रह सकता है और इसके माध्यम से विचारों का प्रचार प्रसार होता है। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता और लिख सकता है तो वो भी बहुत यूज़फुल होता है। और किसी में बोलने लिखने दोनों की कला है तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अशोका के समय में हम देखते हैं कि अशोका ने धम्म जो है वो शिलालेखों में खुदवाया था और वो इतने महत्वपूर्ण काम कर गए हैं कि आज सदियों साल बाद हम वहाँ से रेफरेंस लेते हैं। वो एक ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि बुद्ध इस देश में पैदा हुए, बुद्ध एक व्यक्ति थे, एक मनुष्य थे और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जो मानव के हित में था। तो शिलालेखों ने इतना बड़ा काम किया है, इतने सालों बाद हमें वो प्रमाण मिल रहा है। वो भी एक साहित्य का तरीका है। आज हम कागज़ पे लिख रहे हैं और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में ताम्रपत्र पर भी लिखा गया। मतलब हर युग में साहित्य रहा भी है लेकिन अलग अलग रूप में रहा है। आज हम कागज़ पे लिख रहे हैं, इसको साहित्य बोल रहे हैं, ये साहित्य नहीं है। जहाँ जहाँ लिखा गया है, बोला गया है, वो साहित्य है और ये सदियों तक विचारों को प्रचारित करने का एक सशक्त माध्यम है। आज का जो ये दिन है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, तो काफ़ी सारे अनुयायी आते हैं। तो आज के दिन आप इस साहित्य का यहाँ पे उपलब्ध होना, लोगों को यहाँ साहित्य का उपलब्ध होना पूरी फिर चाहे वो धम्म के ऊपर क्यों ना हो, फिर चाहे वो बाबा साहब की पूरी मूवमेंट के ऊपर क्यों ना हो, या फिर जो भी साहित्य थे जैसे अन्नाभाऊ साठे या तो ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज वो उपलब्ध है लोगों के लिए। तो उसका क्या उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर ये ना होता, किताबें ना होती, साहित्य यहाँ उपलब्ध होता आज इस दिन, इस समारोह में, तो क्या होता? आज का दिन और ये जगह, ये दोनों ही ऐतिहासिक हैं। इस जगह पर आज के दिन मतलब हम कहेंगे कि 1956 में 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने एक धम्म क्रांति की। इस देश में जो बुद्ध धम्म बुद्ध के समय हुआ था, मतलब आज से 2500 साल पहले जो लुप्त हो गया मध्यकाल में, उसको फिर से पुनर्जीवित किया, लोगों को दिया। इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है और वो दिन भी ऐतिहासिक है। दूसरी बात ये कि बाबा साहेब एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। पूरे विश्व में उनकी एक पहचान है। जिस तरह से 2500 साल पहले बुद्ध की एक पहचान थी। बुद्ध का मतलब ही है ज्ञानी, सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति। तो सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति की पहचान जो बुद्ध की बनी, उसके बाद अगर किसी की सर्वोच्च ज्ञानी के रूप में पहचान हुई है 2500 साल बाद, डॉक्टर बाबा साहब, और उन्होंने इस भूमि पर उस धम्म को फिर से पुनर्जीवित किया। और बाबा साहब ने अपने किताबों में, अपने साहित्य में, अपने भाषणों में जगह जगह पर बुद्ध के धम्म का महत्व बताया। और ये एक ऐसी क्रांति है आज के दिन यहाँ जो होता है, कहीं नहीं होता है कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर किताबें बेचते हैं और खरीदते हैं। मतलब विचारों की एक क्रांति यहाँ से शुरू होती है, साहित्य के माध्यम से होती है। अन्य जगह पर बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस तरह से वैचारिक क्रांति नहीं होती है। न साहित्य बिकता है, न खरीदा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने किताब लिखी है कि पूरी संघ का इतिहास, आज के दिन यहाँ से इस किताब मैं बेचने की नहीं कहूँगी, लोगों तक पहुँचाने की शुरुआत की है।
क्योंकि बेचना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस किताब के माध्यम से भिक्खुनी संघ के बारे में जो 2500 साल का इतिहास है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। जो बातें लोगों को पता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे कि भिक्खुनी संघ भी भारत में है या भिक्खुनियाँ भी है। पहले का तो जानते हैं थोड़ा बहुत कि भिक्खुनी संघ बुद्धा के समय में हुआ था, लेकिन बाद में लुप्त हो गया। वो लुप्त क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे और आजकल क्या हो रहा है, क्यों भारत में ऐसा कहा जाता है कि भिक्खुनियाँ नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब लोगों को देना था, लेकिन मौखिक रूप से मैं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हूँ। लिखित रूप से मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, उन जवाबों को मैं दे पा रही हूँ। इसमें सवालों के जवाब है। जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि भिक्खुनी नहीं हो सकती या स्त्री भिक्खुनी नहीं हो सकती, या एक बार चिगर पहन लिया तो फिर वो उसका जीवन अलग हो जाता है, उसको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं रखते। तो बाबा साहब की भूमि से ये करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बाबा साहब भिक्खुनियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक आदर्श भिक्खु या भिक्खुनी कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, उसका चरित्र तो उज्जवल होना ही चाहिए, वो एक अच्छा नैतिक व्यक्ति हो। लेकिन केवल वो नैतिक व्यक्ति होना ही काफ़ी नहीं है। समाज में जाकर लोगों की समस्याओं को हल करने वाला, उसके दुख को बांटने वाला या उसके दुख को कम करने का उपाय बताने वाला, उसको जीने का रास्ता बताने वाला भिक्खु हो तो वो सर्वोत्तम भिक्खु है। तो बाबा साहब की कल्पना का जो भिक्खु है, और उसी को मैं कहती हूँ कि उनके दिमाग में केवल भिक्खु ही नहीं तो भिक्खुनियाँ भी है। भले ही वो शाब्दिक रूप में ना लिखा हो, उन्होंने अलग से भिक्खुनियों की किताब लिखी है, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, इसमें भिक्खुनियों के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ने अगर भिक्खुनियों के बारे में लिखा है, बोला है और वो स्त्री पुरुष समानता के पुरस्कर्ता है, तो उनके इस विशेष दिवस पर इन विचारों को लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत समाधानकारक और सुखद है, ऐसा मुझे लगता है। अब एक सवाल जो है ये बहुत इसे क्या कहेंगे, दार्शनिक जैसा सवाल लगता है, लेकिन ये किताब पढ़ने से क्या आचरण में फ़र्क होता है, बदलाव आता है इंसान के व्यवहार में, बर्ताव में? दो तरह के पाठक हो सकते हैं। एक पाठक केवल इसको लेकर लाइब्रेरी में सजाता है, पढ़ता नहीं, और एक पाठक ऐसा होता है इसको पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता, और एक तीसरे किस्म का पाठक होता है जो समझने के लिए ही वो किताब उठाता है, पढ़ता है, और जो समझने के लिए पढ़ता है उसमें बदलाव भी ज़रूरी है। अगर इसने लिखी बातें तो समझ ले, अपने तर्क बुद्धि पर कस ले, कसौटी पर कस ले कि क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है या ये सच है। तर्क की कसौटी पर कस कर देखता है और उसको वो सही लगता है तो वो जरूर आचरण में लाता है। भले ही वो संख्या में कम है लेकिन बदलाव तो होता है। सभी तो अंगुलीमाल नहीं हो सकते। होता ने एक अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिया था अपने उद्देश्य से, सभी परिवर्तित हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग परिवर्तित हुए लेकिन सभी नहीं हुए। ये जो सभी लोगों को हम परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं वहाँ हम चूक कर जाएंगे। हमें ये समझ के चलना चाहिए अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलती है। सभी किसी का ग्रास्पिंग पावर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो किताब कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग समझते हैं। जो समझते हैं वो आचरण में जरूर लाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। भगवान बुद्ध की वाणी से जुड़ी या फिर बुद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी कौन सी किताब है जो आजकल विशेषकर युवकों ने पढ़नी चाहिए, नौजवानों ने पढ़नी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है? वैसे तो सारी वाणी जो है कल्याणकारी है, लेकिन आपको कौन सा लगता है जिसे पढ़ना चाहिए? पहली किताब तो हम सब भारतीयों को मालूम है, महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है कि बुद्ध और उनका धर्म बाबा साहब ने जो लिखी है वो काफ़ी क्या कहेंगे
जो त्रिपिटक में या अन्य साहित्य में है, छन छन कर भरा हुआ है बाबा साहब के किताब में, व्यवहारिक धम्म बताया है। दूसरी एक किताब का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी, मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ ये किताब अवश्य पढ़े, वो है जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम। ये वियतनाम के भिक्षु टिक कन्यात द्वारा लिखी हुई किताब है। मैं हिंदी वर्जन बता रही हूँ, इसका ये इंग्लिश भी है और वियतनाम में भी लिखा हुआ है। हाल ही में वो भिक्षु के हुए हैं, लेकिन ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे कई सवालों के जवाब मिले। बाबा साहब की किताब तो मैं बहुत बार पढ़ी हूँ, उसमें जो व्यवहारिक धर्म बताया गया है उसका तो कोई सानी नहीं है, लेकिन बाबा साहब एक किताब की सिफारिश करते हैं, वो है एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, पी.वी. नरसिम्हा। ये किताब भी हमने अवश्य पढ़ना चाहिए। ये 3 किताबें मुझे लगता है पढ़ने से काफ़ी हद तक हमें बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाओं के करीब जाने का मौका मिलता है। सही शिक्षा क्या है वो समझ सकते हैं।